नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा लोकसभा चुनाव का। जहाँ इस समय पूरे देश में चुनाव का माहौल है। सब जगह जो है किसको वोट करना है, किसको क्या करना है, चर्चा भी हो रही है। लेकिन एक दुख की बात यह है कि लोग वोट करने नहीं निकल रहे हैं। वोट की संख्या परसेंटेज देख के ऐसा लग रहा है पहली जो चरण में परसेंटेज आई है कम आई है। इसके लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वोट के लिए उतरिए, उसके बाद फिर राजनीतिक विश्लेषण सुनिए। राजनीतिक विश्लेषण सुन के में आप जानिए कि आखिर में वोट हमें कैसे क्यों करना है, कैसे करना है, और वोट नहीं करेंगे तो क्या होगा। ये सब भी आप बात को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एक को जिताते हैं, एक को हराते हैं, और अपने हक का वोट जो है एक ऐसे आदमी को देते हुए, एक ऐसे उम्मीदवार को देते हैं जो आपके हिसाब से आपके लिए बहुत अच्छा होता है। तो वोट देना बहुत ज़रूरी है। सर एक सवाल है। नहीं, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ट्विस्ट करना रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बार आपको उम्मीदवार देखना ही नहीं है जी। इस बार आपका उम्मीदवार पूरे देश में एक ही है, मोदी। तो आप अगर उम्मीदवार का मेरिट देखने जाओगे तो 400 पार तो नहीं जाओगे, 350 पार भी जाना मुश्किल हो जाएगा, और सरकार भी आते आते कैसे भी आ जाएगी। बिल्कुल, आपको सिर्फ मोदी के बारे में सोचना है। जैसे ध्यान लगाते हैं तो भगवान का ही एक कोई रूप मन में रहता है, वैसे अपने को अभी सिर्फ मोदी जी का चेहरा सामने रख के उनके जो समर्थक रहेंगे उनको वोट करना है। उम्मीदवार देखो मत, इस बार उम्मीदवार मत देखो, खाली आपका उम्मीदवार जो है मोदी जी का प्रतिनिधि है या नहीं है, इतना ही देखो और वोट करो। बिल्कुल। तो सर एक सवाल यहाँ पर आता है, आपने अभी चर्चा कर रहे थे कि उद्धव जी के बारे में कुछ गौप्यस्फोट हुआ है, शिंदे साहब ने किया है कि जब वो साथ में थे, यानी 2.5 साल जब महाविकास आघाड़ी सरकार थी, तो शिंदे साहब ने कहा कि जिस हिसाब से उद्धव जी का रवैया था, जिस हिसाब से काम कर रहे थे, वो काफ़ी मतलब कि कंट्रोवर्शियल था, और शिंदे साहब को एकदम दबा के रखा गया था। उनके ऊपर जानलेवा हमला हो, उनके ऊपर मतलब उनके सिक्योरिटी यानी जेट सिक्योरिटी उनको चाहिए था। गढ़चिरौली में उनको पालक मंत्री बनाया गया था। वो बार बार थाना से गढ़चिरौली जाते आते थे, वहाँ पर काफ़ी डेवलपमेंट भी किया था उन्होंने, और वो नक्सली के खिलाफ सब काम कर रहे थे। लेकिन उनको जेट सिक्योरिटी नहीं मिली थी, और चाहते थे कि ये भी आरोप लगाया, चाहते थे कि उनके ऊपर हमला हो और उनका जो होना है हो जाए। बराबर। तो इस तरह का जो सर चीज़ें बाहर आती है चुनाव के दौरान जब आती है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? सर 2 बातें हैं। एक तो ऐसा है कि उद्धव के साइड से अगर सोचा जाए, आजकल मैं दोनों साइड से सोचता हूँ सर, एक साइड से नहीं सोचता हूँ। तो 2.5 साल आप चुप क्यों रहे? उनके साथ में थे, वो अन्याय कर रहे थे, वहीनी साहिबा अधिकारियों को बुलात रही थी, वहीनी साहिबा निर्णय ले रही थी, आपके कॉन्ट्रैक्टर सब वो अपॉइंट करती थी। मतलब शिंदे ऐसे नहीं, पूरे मंत्रिमंडल जो सर पूरा ही मंत्रिमंडल इधर आया ना। सर ये बताइए मेरे को, आप बोल रहे 2.5 साल चुप क्यों थे? इसका जवाब ये है कि 2.5 साल जब आपको ऊपर बहुत ज्यादा जाति हो गया तब ना वहां से निकले, वो इसीलिए तो निकले वहां से, ये जाति हो रही है। एक दिन में अगर आपके ऊपर कोई हैरेसमेंट होगा तो एक दिन में आप इतना बड़ा 2.5 साल बड़ा लंबा समय है सर। कोरोना काल था 2 साल उसमें। नहीं, फिर भी अन्याय तो उसी समय चल रहा था ना। ठीक है सर, अन्याय के खिलाफ भी तो बाहर निकले ना। वो तो बार बार बोलते हैं कितना अन्याय हमारे ऊपर हुआ, इसलिए मैंने बाहर निकला और लोगों को लेकर निकला। अन्याय की उनको जानकारी तो पहले से थी, जानिव होने के बाद भी 1 साल गए सर। उसके टाइम लगता है उसमें सर, क्या टाइम लगता है? 40 लोगों को निकलना साथ में लेके, अकेले तो निकलना नहीं उनको भी। तो उनके पास तो 25 तैयार थे। नहीं, अकेले 15-20 चाहिए तो वो फंडे इसके पास तैयार। ठीक है, तो धीरे होगा तैयारी नहीं सर। नहीं, इसमें कैसा है ना कि उद्धव की ओर से यही सवाल पूछा जाएगा कि 2.5 साल आप चुप क्यों बैठे, तब आपने आवाज क्यों नहीं उठाई। फिर ये कैसा हो जाता है कि द्रौपदी का जब वस्त्रहरण हो रहा था, सब ऋषि मुनि चुप थे, धर्मराज चुप थे, पांडव चुप थे, और कृष्ण खाली उधर कारखाने में वस्त्र तैयार करने में लगे हुए थे। अगर कृष्ण ने सही समय पर ये किया होता तो वस्त्रहरण भी नहीं होता था। वो बात अलग है। मगर सर क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि पांडव जो थे वो सोच रहे थे कि इसके बारे में क्या किया जाए, अन्याय तो हो रहा है, द्रौपदी का तो वस्त्रहरण हो रहा है। ऋषि मुनि भी उचित थे, वो भी बोल रहे थे कि भाई नंगी कर रहे हैं उसको, मगर हमको सोचना चाहिए कि हम साइड ले कि नहीं ले, राजा के खिलाफ बोले कि नहीं। सर उस समय अगर एक भी ऋषि खड़ा होके बोलता था ये गलत है रोको,
मैं शाप दे दूंगा। ये तो बाकी टाइम तो शाप देते घूमते हैं, इसको जला दिया, उसको भस्म कर दिया वगैरह वगैरह। तो उस समय किसी को दुशासन दुर्योधन को भस्म करने को नहीं आया। और कृष्ण भी साड़ी क्या, तुम क्या साड़ी सप्लायर हो, साड़ी सप्लायर हो? अरे सुदर्शन चक्र है तुम्हारे हाथ में, करो, अन्याय के खिलाफ मारो, मारो, उसकी मुंडी उड़ा दो दोनों की। जी। वस्त्र भंडार है क्या तुम्हारा? तुम क्या व्यापारी हो कि वस्त्र 1 2 3 4 साड़ी? मैं तो कभी मान्य ही नहीं करता महाभारत की कोई चीज। जी सर, तो यही है इसलिए तो महाभारत है सर। तो सर ऐसा ही है इसमें कि 2.5 साल आपके ऊपर अन्याय होते रहे। आपको कॉन्ट्रैक्टर सब वहीनी साहिबा ने अपॉइंट करती थी। अनिल परब तो इनके इसमें दखल देता था। ये आदित्य ठाकरे जो है वो अधिकारियों की बैठक लेता था इनके, शिंदे साहब के नहीं, सभी के लेता था जी। तो उस समय चाहिए था कि, और सर बात तो करते थे, राजीनामा खिंचाते। राजीनामा तो देवी कब करते थे? जब देवेंद्र फडणवीस सरकार थी। हाँ, मगर इनके साथ थे तो कभी तो उन्होंने नहीं कहा कि राजीनामा, मगर भी ठीक है, बस फिर राजीनामा देने की ये थी, करनी थी। सर कैसे है ना कि इनकी भी गलती है, शिंदे साहब के, और पूरे जो 40 बाहर निकले उनकी। ये 40 मिलके वहां जाके थे और बैठते थे और बोलते थे कि ये जो चल रहा है वो पसंद नहीं है, गलत हो रहा है। तो वो भी सोचने पे मजबूर हो जाते थे। सर आज एक और बात आई है कि शिंदे साहब ने जाते जाते सूरत जाने से पहले वसई में एक पान टपरी पे रुक के, पान टपरी के पब्लिक फोन से उद्धव को फोन किया। अभी मेरे को मालूम नहीं, उद्धव तो फोन लेता ही नहीं ऐसे अननोन। कैसा लिया पान टपरी से फोन मालूम नहीं मुझे, तो दूसरा कुछ लिया होगा या मोबाइल से किया होगा, बोल रहे होंगे पान टपरी से किया, और उनको बोले कि हम ऐसे छोड़ के जा रहे हैं। तो उन्होंने उस समय, उद्धव ने उनको ऑफर दिया कि तुम मुख्यमंत्री बनो, चलो सरकार मत गिराओ। आया कि नहीं? आज पेपर में आया, टीवी पे भी आ रहा है। उस समय भी आया था। हाँ, शरद पवार ने भी सलाह दिया था कि सरकार शिंदे साहब को बना दो और उनको बुला लो वापस, सब सही हो जाएगा, कोशिश करो। लेकिन वो सब तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नहीं, वो बोले कि आता उशीर झाला, आता उशीर झाला, क्योंकि तब तक ये राजीनामा भी दे बैठे थे ना, राजीनामा भी मेरे ख्याल से दे दिए थे ना। नहीं उद्धव ठाकरे, नहीं, हाँ उद्धव ठाकरे ने बाद में दिया, तब तक नहीं दिया था। अच्छा, दूसरे दिन दिया, शक्ति परीक्षा के समय दिया। नहीं मगर सर कैसे है ना कि अभी भी ऐसा है कि उद्धव का एक अंडी पिल्ली जो बोलते हैं हम, वो शिंदे साहब को मालूम है। ऐसा मामला नहीं है कोई कि जो मिलिंद नार्वेकर, संजय राउत और शिंदे साहब को मालूम नहीं उद्धव का निजी जीवन का और बाहरी जीवन का और सार्वजनिक जीवन का, राजनीतिक जीवन का, प्रशासकीय जीवन का। और बोलते भी है ना, वेड़ आले तर में सर बोलना, यही प्रॉब्लम है ना। वेड़ कब आएगा सर? वो ऋषि मुनि भी वही बोलते रहे ना कि वेड़ आली, क्या रे उसका द्रौपदी का वस्त्रहरण हो भी गया तो भी वेड़ नहीं आई। वेड़ कौन सा? तो उसको 14 साल वनवास में भी जाना पड़ा, फिर भी वेड़ नहीं आई। सर इसमें तो लोगों को मालूम नहीं है कि इसमें जुए में हारने के बाद धर्मराज और ये इनको वनवास जाने के लिए जब बोला, तब धृतराष्ट्र ने उनको कहा कि मैं पिता हूं सबका, तो मुझे ये अधिकार है कि मैं आपको माफ कर सकता हूं जी। तो मैंने माफ कर दिया, जो भी आपकी राज्य संपत्ति ये गई है वो वापस ले गई, वापस मिल गई। आप महाभारत ठीक तरह से नहीं लोग पढ़ते हैं सर। संपत्ति सब द्रौपदी से लेके सब कुछ उनको वापस मिल गया जी। फिर वो चलने लगे, वो संपत्ति वगैरह तो मिल गई। तो शकुनी बोला कि इनको फिर से आह्वान दो जुए के लिए आने का। तो इसने दिया, दुर्योधन ने बोला अभी तुमको क्षत्रिय हो तो जुए का आह्वान तुमको एक्सेप्ट करना है। इन्होंने माफ करके तुमको सब दे दिया। ये सब पांडव वहां फिर से जाके बैठे और पूरा हार गए। सर यही हार, ऐसी हार वही ना, वेड़ कब आएगी पता नहीं। अभी वेड़ थी उस समय, उनको बोलना चाहिए था कि भाई एक बार खेला है हम लोग, अभी हमें नहीं खेलना है, हमको सुरक्षित वापस जाते थे। सर ये इसमें ऐसा है कि मेरे को ऐसा लगता है कि उद्धव को ना ये लोग क्या कर रहे हैं ना, उसका ये बटन निकाला, इसकी इधर थोड़ी चिंदी की, इधर कॉलर में कोई छेद किया, तो उसको पूरा नंगा करना चाहिए, पूरा नंगा करना चाहिए। बिल्कुल, लोग सच्चाई आनी चाहिए। सर प्राइवेट में ये लोग बोलते हैं कि 1 2 3 4 ऐसे 100 कारनामे उद्धव के
जो हम अगर बाहर लाते हैं तो रास्ते पे चलना मुश्किल हो जाएगा। इसको चलना मुश्किल हो जाएगा। जोड़े खाइला ऐसे हैं तो बोल दो, समय आने की राह क्यों देखते हो? अभी बोल दो, यही अभी इलेक्शन का समय नहीं है तो कब का समय है? बिल्कुल। वो घूम रहा है सब जगह, आपको आरोप कर रहा है वाटिल थे। आज देखा आदित्य ठाकरे जी क्या कहा, क्या शिंदे साहब को क्या क्या बोल रहे हैं अभी ये वहां पर टेम्बी नाका पर नहीं मालूम क्या आदित्य बोला? ठाकरे का पोस्टर फाड़ फूड़ हुआ, आंदोलन हुआ अभी युवा सेना का। नहीं, मुझे तो लगता है सर आदित्य का भी कितना लफड़ा है, वो भी निकालना चाहिए, इसका भी है, निकालना चाहिए। दिशा सैलियन का क्या हुआ इसके बारे में हम बोलते हैं, दिशा पटनी का क्या हुआ ये भी सवाल पूछो। अभी दिशा पटनी टाइगर श्रॉफ के पास है, वो बात अलग है, मगर इसके साथ थी तब क्या हुआ, इसके भी जवाब मिलने चाहिए। और ये तो उद्धव को पूरा नंगा करने का मौका है अभी इलेक्शन के समय, करना चाहिए और बाकी लोग भी बोलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फडणवीस साहब को कितने मालूम है, फडणवीस साहब से जो काम करवाए उद्धव ने 14 से 19 तक, वो भी बाहर आ गए तो ये वांदा हो जाएगा उसका। सर मैं बोलूं, महाराष्ट्र का केजरीवाल उद्धव ठाकरे, तो केजरीवाल सुमड़ी में कोमड़ी वाला है, तो केजरीवाल तो अंदर गए, तो इसको भी जाना चाहिए ना, जाना चाहिए और इनको डालना चाहिए, डालने की हिम्मत भी होनी चाहिए। हाँ, डालने की हिम्मत। तुम अभी ये आशा पे बैठे हो, मैंने वेळ आली तर वेळ आली तर हा परत आपल्याकडे येईल और इसकी गरज लागेल। अगर ये फेल हो गए तो सर कैसे है कि भाजपा का भी मेरे समझ में नहीं आता, फडणवीस का कभी कभी, कि शिंदे फेल हो गए तो अपने पास एक रिजर्व फोर्स चाहिए करके उन्होंने अजीत दादा को लाया जी। इन दोनों के बावजूद उन्होंने राज ठाकरे को लाया। अब तो रूमर ऐसी है कि वो तो उद्धव ठाकरे को भी रिजर्व फोर्स समझ रहे हैं, अपनी बी टीम समझ रहे हैं कि कल अगर ऐसा ही कोई प्रॉब्लम आया तो उद्धव अपने साथ आएगा। बहुत गंभीर बात है सर, बहुत गंभीर बात है। शरद पवार जी का स्टेटमेंट देखा गया आपने? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस? क्या कि हमारी तैयारी 2017 से ही थी कि शिवसेना को फोड़ के और महाराष्ट्र में खाली एनसीपी और शिवसेना की ही सत्ता लाने का पूरा प्लान था, बीजेपी को एकदम बाहर कर देने का और कांग्रेस को एकदम बाहर कर देने का, यानी दोनों राष्ट्रीय पार्टी खत्म करने का महाराष्ट्र से, सिर्फ एनसीपी और शिवसेना को लेके जो है सत्ता में लाने का। और उसमें कामयाब भी हो गया मैं, और अभी कामयाब होऊंगा, ऐसा उनका कहना है। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा शरद पवार ये जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों को खत्म करने की उनके पास ताकत है। सर ऐसा है कि जब उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट दिया तो लोग ये समझे कि ये शिवसेना का अधपतन चाहते हैं, कि शिवसेना को शरण में लाना चाहते हैं। नहीं, और इनका प्लान तो अलग दिख रहा है कि शिवसेना और एनसीपी मिलकर सरकार बने। शिवसेना वो एक तरह स्टार्टिंग वही था कि शिवसेना को थोड़ा दगा दे दूंगा तो भाग के मेरे पास आएंगे वो। भाई वो उधर भाजपा के पास, भाजपा के पास गए। तो पवार साहब का देखो नीति, हम समझते थे वो शिवसेना को खत्म कर रहे हैं, मगर वो इनको भी खत्म करने की बीजेपी और कांग्रेस को खत्म करके यहाँ पर डोमेस्टिक पार्टी साथ में जो सत्ता में बैठने का, आराम से जो चाहिए वो करने का। सर मैं बोलूं क्या कि उद्धव की शिवसेना को खत्म करने का ये लास्ट मौका है लोकसभा विधानसभा। बिल्कुल 2024 में बहुत कुछ, अगर महाराष्ट्र में 48 में 45 सीटें मोदी के नाम पे और फडणवीस की कारतूत से आ गई ना, तो 3 सीटें मिलती हैं। उसमें से एक जाएगी अपने शरद पवार को, 0 जाएगी कांग्रेस को, 3 में से पवार साहब को नहीं मिलेगा एक भी। हाँ नहीं, चलो समझो अगर शिवसेना और पवार साहब को 0 कर दिया ना लोगों ने, तो फिर पूरा महाराष्ट्र का पिक्चर बदली हो जाएगा। बिल्कुल, और होना ही चाहिए, होना भी चाहिए। और आप मोदी को वोट दो ना, आप सोचो ही मत। और मेरी एक इच्छा है, एमआईएम का वो इम्तियाज जलील आना चाहिए। सर महाराष्ट्र में ओवैसी की बहुत जरूरत है, तभी हिंदू जागेंगे जी। बिना ओवैसी हम जागते नहीं है सर, जागते नहीं है। जागो, वोट दो, जागो जागो जागो। नहीं, आप पढ़ रहे सब ये कांग्रेस के इसके बारे में, मोदी जी ने जो बोला है उसके बारे में हम अलग करके नहीं बोल रहे हैं, मगर सर इस्लाम खतरे में बोलते हैं, हिंदू धर्म हिंदुस्तान में खतरे में है, ऐसी हालत हो गई है। सर वो मानने को तैयार नहीं है कि हिंदू धर्म मतलब कि संकट में है। नहीं, हिंदू धर्म मतलब हिंदुस्तान मतलब सेकुलर, सभी धर्म के लोग हैं यहाँ पे, खाली हिंदू का हिंदुस्तान नहीं है। सर मेरे को ऐसा लगता है कि कांग्रेस को मुस्लिम वोटों का इतना कॉन्फिडेंस है
वो हिंदुओं की 100% भावना ही ये नहीं कर, बिल्कुल समझ में नहीं लेते हैं। इसलिए जागो जागो, वोट करो वोट करो। और वोट करो, मोदी को करो। हम कोई प्रचारक नहीं है, हम तो इंडिपेंडेंट है। हम तो गलतियां भी बताए ना जी सर, अपने को हक बनता है कि मोदी को वोट दो। आपको हिंदू राष्ट्र चाहिए कि नहीं वो बात की बात है, और ये राष्ट्र राष्ट्र रहेगा कि नहीं इसका भी निर्णय मोदी आएंगे कि नहीं इसके ऊपर है। बिल्कुल। तो ये सब जो सच्चाई है हमने आपके सामने रखी है। सब दोषी है। फडणवीस दोषी है, शरद पवार दोषी है, उद्धव दोषी है, शिंदे साहब दोषी है, सब दोषी है। कभी इन्हीं में से सही एक रहेगा, सही दोषी में से एक को हमको चुनना है, ठीक है, इन्हीं में से चुनना है। और चुनिए, लेकिन निकलिए रास्ते, घर में से निकलिए, चुनिए। अब ये लोकसभा में मोदी के सिवा कुछ सोचो ही मत जी, चाहे जहाँ भी रहो। विधानसभा में किसके बारे में सोचना है वो देखेंगे, वो बात देखेंगे, टाइम है 6 महीने का, उसके बाद। हाँ ठीक। तो प्रतिक्रिया दीजिए अपनी और कमेंट बॉक्स में, और बने रहिए हमारे साथ ऐसी खबरों के लिए, विश्लेषण के लिए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम, जय हनुमान।